हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर सभी स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर वाली सीरीज में आज लेक्चर नंबर 14 होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 14 जिसके अंतर्गत दोस्तों आज हमें बात करनी है लेक्चर नंबर 13 के बचे हुए पार्ट अर्थात कि नाउन में हमने पहले बात की थी और आज हम बात करेंगे प्रोनाउंस पर। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कि ये प्रोनाउंस एक्चुअल में होते क्या हैं और इस सेशन को दोस्तों हम अभी बीए फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत कवर कर रहे हैं और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर होंगे उनको हम सेशन के लास्ट में अर्थात कि जैसे ही हमारे ग्रामर वाला पार्ट कंप्लीट होगा उसके बाद में इनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी बताते चलूं दोस्तों, सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं बल्कि बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे उनको भी हम पूरे विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब पर ही, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कोई चार्जेस, किसी प्रकार का कोई शुल्क आपसे यहां नहीं लिया जाता है। साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी सेशन अर्थात कि सभी सब्जेक्ट आपको पूरे क्रम अनुसार देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे, जैसे प्लेलिस्ट आपको दिख रही है, क्लिक करेंगे उस सब्जेक्ट के सभी लेक्चर क्रम से आपको देखने को मिल जाएंगे और प्रत्येक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी अवेलेबल है। क्लियर यहां तक का? तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। रिपीट कर दूं मैं आप लोगों के लिए, थर्ड यूनिट चल रही है जिसमें हमारा वोकेबलरी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसके अंतर्गत अर्थात कि यूनिट थर्ड में ही दोस्तों हम बात कर रहे हैं बेसिक ग्रामर की। और बेसिक ग्रामर के अंतर्गत भी हम नाउन्स पर डिस्कशन कर चुके हैं इससे जस्ट वाले सेशन में, और इससे आज सेशन में हम प्रोनाउन पर डिस्कस करेंगे और इसी प्रकार से एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इस प्रकार पूरे क्रम से सेशन अब कंटिन्यू रहेगा। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोनाउन। जैसा कि हमने नाउन को समझा था, आज हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन की तो क्या होता है प्रोनाउन, आइए, क्योंकि अब देखिए अगर आपने नाउन वाला सेशन अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा तो आपको प्रोनाउन में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी, बहुत आसानी से समझ आएगा। और चूंकि प्रोनाउन भी जो है आपकी ग्रामर का एक अहम हिस्सा है, अहम पार्ट है ना, इसलिए इस ग्रामर वाले प्रत्येक पार्ट को ध्यान से सुनते और ध्यान से समझते हुए चलेंगे तो आपकी ग्रामर एकदम स्मूथ हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगी और फिर क्वेश्चन आंसर लगाने में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। मैं एक बात यहां पर और रिपीट कर दूं दोस्तों, जो ग्रामर हम यहां पर पढ़ रहे हैं ये ग्रामर है आपके क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए, है ना, आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। और ये स्पीकिंग इंग्लिश के लिए ये वाले ग्रामर नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को यहाँ चैनल पर अटकाए रखने के लिए मैं आपसे बोल दूं कि ये आपके स्पोकन के लिए भी आवश्यक है, तो आवश्यक तो है लेकिन उस वे में नहीं है जिस वे में आपको स्पोकन इंग्लिश में पढ़ाया जाता है या ये ग्रामर पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। आइए, तो क्वेश्चन आंसर कैसे अटेम्प्ट करेंगे आप लोग, प्रोनाउन को कैसे समझ पाएंगे, आइए हल्का सा उसका अर्थ समझते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रोनाउंस pronouns make up a small सब कैटेगरी ऑफ नाउन्स। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनते चलिएगा। प्रोनाउंस जैसे कि नाउन क्या है दोस्तों, नाउन जो थे वो एक कैटेगरी थी। क्या थी? एक कैटेगरी थी। प्रोनाउंस भी उसी कैटेगरी की एक सब कैटेगरी है। नाउन्स की सब कैटेगरी है जिसमें अलग अलग प्रकार के शब्द आते हैं जो नाउन्स को इंगित करते हैं, जो नाउन्स को इंगित करते हैं। जैसे नाउन्स में हमने क्या देखा था, किसी पर्सन का नाम, है ना। वैसे आगे पूरी कहानी में आप लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं, लेकिन फिर भी सुनते चलिएगा व्यवहारिक रूप से भी। नाउन्स में हमने क्या देखा था, किसी व्यक्ति, स्थान या स्थिति का नाम, यही डिस्कस किया था हमने। किसी व्यक्ति का नाम क्या होगा, नाउन होगा। किसी वस्तु का नाम क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये एक व्यक्ति की या स्थान विशेष की नाम की एक कैटेगरी हुआ करती थी, नाउन। तो उस कैटेगरी की भी सब कैटेगरी है कौन, प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन की कैटेगरी की सब कैटेगरी है।
जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं अपने बारे में कोई एक वाक्य बोलना चाहता हूं तो मैं उस वाक्य में मुझे अपना नाम लिखना पड़ेगा, तो जो नाम मैं लिखूंगा वो नाम है, वो नाउन बन जाएगा। लेकिन उसी वाक्य में आगे चल करके मैं अपने बारे में एक स्टोरी बनाना चाहता हूं, उस स्टोरी में बार बार अपना नाम नहीं लिखूंगा, बल्कि उस नाम को भी किसी और शब्द से इंगित कर दूंगा, जैसे कि है ना आई यूज करूंगा नाम के स्थान पर बार बार, है ना। ये कहानी में आप समझने वाले, देखिए क्या कहा जा रहा है कि प्रोनाउन मेकअप अ स्मॉल सब कैटेगरी ऑफ नाउन। नाउन की सब कैटेगरी होती है प्रोनाउन। द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोनाउन इज दैट दे कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर अदर नाउन्स। सब्स्टिट्यूटेड फॉर अदर्स नाउन, जस्ट लाइक मैंने अभी क्या बोला था कि जब मैं अपने ऊपर कोई स्टोरी लिख रहा हूं तो उसमें बार बार अपने नाम का यूज करने की अपेक्षा में वहां पर आई यूज करूंगा, है ना। अब चूंकि आई तो नाउन नहीं है, आई नाउन नहीं है और ना ही किसी का नाम है, करेक्ट है ना। लेकिन आई मेरे नाम की ओर अर्थात कि मेरी ओर संकेत कर रहा है। आई मेरी ओर संकेत करता है, इसलिए उस संकेत को ही हम यहां प्रोनाउन कहेंगे। उदाहरण देख लीजिए, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इफ यू आर टेलिंग अ स्टोरी अबाउट योर सिस्टर सारा, अगर जैसे मैंने अभी अपने ऊपर यूज किया था, अगर आप अपनी सिस्टर सारा की एक स्टोरी बताना चाहते हैं तो द स्टोरी विल बिगन टू साउंड रिपीटेटिव इफ यू कीप इट रिपीटिंग सारा ओवर एंड ओवर अगेन। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप अपनी सिस्टर के स्टोरी बनाना चाहते हैं या उसके ऊपर स्टोरी बोलना चाहते हैं और इस स्टोरी में आप बार बार उसका नाम, प्रत्येक सेंटेंस में अगर आप उसका नाम लेना चाहते हैं तो वो स्टोरी बार बार रिपीटेबल हो जाएगी, दोहरावदार हो जाएगी। कैसी? दोहरावदार हो जाएगी, रिपीटेबल हो जाएगी, रिपीटेटिव हो जाएगी, है ना। वो उसमें वो सीन क्रिएट नहीं हो पाएगा जो आप करना चाहते हैं कि स्टोरी में यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सारा हैज ऑलवेज लव फैशन। आपने कहा कि सारा हमेशा फैशन से प्यार करती है या फैशन पसंद करती है ना। सारा को हमेशा फैशन पसंद है, शुरू हमेशा से फैशन पसंद है। सारा अनाउंस्ड दैट, सारा ने घोषणा की, सारा वांट टू गो टू फैशन स्कूल, वो फैशन स्कूल जाएगी, है ना। सारा फैशन स्कूल जाएगी। तो यहां पर इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, देखिए आप देख पा रहे हैं कि सारा से सेंटेंस स्टार्ट होता है, अगला सेंटेंस से स्टार्ट होता है, फिर से सारा यूज कर लिया जाता है नाम, फिर से सारा यूज, है ना। तो बार बार यहां पर उसका नाम रिपीट हो रहा है और रिपीट होने के कारण अब ये कहानी का रूप धारण नहीं कर पाएगा, बल्कि ये सेपरेट सेंटेंस बन जाएंगे, है ना। सारा हैज ऑलवेज लव फैशन, चूंकि सारा फैशन को पसंद करती है। सारा अनाउंस्ड, इसलिए सारा ने घोषणा की, सारा जो है फैशन स्कूल जाएगी। तो बार बार सारा का नाम रिपीट हो रहा। अगर इस सेंटेंस को हम कुछ ऐसे बना दें कि ये एक सीन क्रिएट कर पाए, जैसे इंस्टेंट, उदाहरण के लिए जैसे यू कैन यूज द प्रोनाउन सी एंड हर टू रेफर सारा। सारा का नाम आपने पहले स्थान पर लिया, उसके बाद आगे आने वाले नामों में आप सी एंड हर यूज कर देंगे, वो सारा को रिप्रेजेंट करते हैं सी और हर के रूप में, तो वो एक पूरी कहानी बन जाएगी, रिपीटेबल नहीं लगेगी आपको, रिपीटेटिव या कहें कि दोहरावदार नहीं लगेगी। जस्ट लाइक सारा हैज ऑलवेज लव फैशन, ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। सारा हैज ऑलवेज लव फैशन, सारा को प्रारंभ से ही फैशन पसंद था। सी अनाउंस्ड, देखिए सारा नहीं बल्कि सी अनाउंस्ड दैट सी वांट टू गो टू फैशन स्कूल, इसलिए वो स्कूल फैशन स्कूल जाना चाहती है। क्लियर हो पाया, है ना। तो ये होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन का अब थोड़ा सा व्यवहारिक सुनिए। प्रोनाउन का मतलब सिंपल सा है, जैसे कि हम किसी व्यक्ति को या किसी स्थान को हम दर्शाना चाहते हैं तो प्रारंभ में आपको उसका नाम लिखना होगा। जब हम उस स्थान का नाम, जैसे कि ताजमहल, आप एग्जांपल लीजिए, ताजमहल के बारे में हमें बताना है, तो ताजमहल को हम ताजमहल कहेंगे तो वो ताजमहल जो नाम है वो नाउन बन जाएगा।
समझ पा रहे हैं ना, वो नाउन बन जाएगा। लेकिन बार बार उस ताजमहल के ऊपर अगर हमें कोई स्टोरी लिखनी है, कुछ बताना है कंप्लीटली, तो बार बार ताजमहल शब्द यूज नहीं करेंगे, बल्कि एक बार ताजमहल शब्द यूज होगा ताकि उसके ऊपर स्टोरी उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमती रहे। और आगे अब इट का यूज करेंगे, मतलब कि वह, समझ पा रहे ना। तो हम ताजमहल बार बार शब्द इस्तेमाल ना करेंगे, जैसे कि सारा की कहानी में बार बार सारा का इस नाम यूज करने से क्या हो रहा था, वो कहानी नहीं थी बल्कि सेपरेट सेंटेंस बन रहे थे। लेकिन लास्ट वाले सेंटेंस में क्या हुआ दोस्तों, हमने सारा का नाम यूज जो है सिर्फ एक बार किया प्रारंभ में, उसके बाद में एक बार सी का इस्तेमाल किया। क्लियर है? सी का भी इस्तेमाल कीजिए, हर का इस्तेमाल कीजिए, उससे क्या होगा, एक कहानी एक एज इट इज चलती रहेगी, कोई कंफ्यूजन वहां पर नहीं आएगी। क्लियर है? यहां तक का क्लियर है ना। तो प्रोनाउन का सिंपल सा अर्थ था। अब कुछ हम टाइप देख लेते हैं प्रोनाउन का, क्योंकि ये ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है आज का, कुछ भी डिफिकल्ट। प्रोनाउंस मतलब नाउन्स के जो सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, नाउन्स के जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, जब नाउन के स्थान पर हम किसी और शब्दों का यूज कर सकें, उसको हम उसका सब्स्टिट्यूट कहते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूट, उन्हीं सब्स्टिट्यूट को पढ़ना जा रहे हैं हम लोग। इनका टाइप अलग अलग प्रकार क्या हो सकते हैं। एक पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। यार देखिए, पर्सनली जिनका यूज होता है ना, उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनली, जैसे मैं अपने लिए किसी प्रोनाउन को यूज करूंगा तो क्या होगा, मेरे खुद के लिए मी, आई या मी। क्लियर है ना। आपके लिए करूंगा यू। अब यू में किसी का नाम आया क्या? नहीं आया। लेकिन मैं आपको दर्शाते हुए आपके लिए यू शब्द का यूज करता हूं, वो क्या हो जाएगा, वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, मैंने आपके लिए यूज किया है। इसी प्रकार की कई कैटेगरी में, जैसे देखिए मी, आई, यू, ही, हिम, इट, वी, अस, दे, देम, ये सारे शब्द क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है ना। तो देयर आर अ फ्यू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंस. Some pronouns belong to more that one category. She and her are known as a personal pronoun. She and her are known as a personal pronoun. जो हमने लास्ट में सारा वाले केस में देखा, तो वो क्या था, she और her हम सारा के लिए यूज कर रहे थे, पर्सनल प्रोनाउन था, है ना। इसी प्रकार के और भी, जैसे कि ये I है, me, you, he, him, it, we, तो ये सब पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में ही आते हैं। इससे ज्यादा और कुछ भी आपको जानने की आवश्यकता नहीं इसमें। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ, रिलेटिव, संबंधवाचक, रिलेटिव जो एक दूसरे का रिलेशन बताते हैं, है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा दैट, व्हाट, विच, हु या हुम। समझिए, रिलेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू कनेक्ट रिलेटिव क्लाउज, अलग अलग वाक्यांशों को, अर्थात कि सेंटेंस को जो दर्शाते हैं या जोड़ते हैं, है ना। दो के आपसी संबंधों को बताने के लिए हमें, या कहें कि दो सेंटेंस को आपस में मर्ज करने के लिए जिस सेंटेंस का, जिस शब्द का यूज किया जाता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, है ना। जो अलग अलग दो सेंटेंस थे, इंडिपेंडेंट सेंटेंस थे, उन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा हो। ठीक है ना। देखिए, often they introduce additional information about something mentioned in the sentence. जो हमें सेंटेंस में कुछ एडिशनल, कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन डालनी होती है। ये रिलेटिव प्रोनाउंस इंक्लूड दैट, व्हाट, विच, हु या हुम, ऐसे शब्दों को इसमें यूज किया जाता है। ट्रेडिशनली, पारंपरिक रूप से, हु रेफर्स टू पीपल एंड विच एंड दैट रेफर्स टू एनिमल्स और थिंग। तो ये लोग, एनिमल्स या थिंग्स, वस्तुओं, किसी के भी लिए यूज किया जा सकता है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस जो पर्सनल या सेपरेट या स्वतंत्र दो अलग अलग सेंटेंसों को मर्ज करने का कार्य करता हो, जोड़ने का कार्य करता हो, दोनों में संबंधों को स्थापित करता हो, ऐसे प्रोनाउन को ही दोस्तों हम रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम से जानेंगे। ठीक है, हिंदी भी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के उसको समझ सकते हैं। उदाहरण में यूज कर रहा हूं, देखिए उदाहरण देखिए, द हुम, एक सेंटेंस है, द हुम हु कॉल्ड अर्लियर डिडंट लीव अ मैसेज, जिस महिला ने पहले कॉल किया था उसने कोई संदेश नहीं छोड़ा। देखिए, तो यहां पर दो सेंटेंस सेपरेट बनते हैं, एक महिला जिसने कॉल किया और एक संदेश नहीं छोड़ना, दोनों को आपस में मर्ज कर दिया। तो यहां पर कौन, हु यूज हो चुका है। ये हु क्या है दोस्तों, ये हु ही रिलेटिव क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना, द वुमन हु। क्लियर है। नेक्स्ट में आप यूज कर सकते कि ये all the dogs that got adopted today will be loved। आज जितने भी डॉग्स को
गोद लिया गया है ना, उन सभी को जो है सब लोग उसको उनको प्यार करते हैं। क्लियर है? तो इस सेंटेंस में ये दैट जो है ये दो अलग अलग सेपरेट सेशनों को, सेंटेंसों को मर्ज करने का कार्य कर रहा है, इसलिए दैट क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा। एक और है माय कार विच इज नियरली 20 ईयर्स ओल्ड, जिसकी माय कार 20 साल 20 ईयर्स पुरानी होने के बाद भी वो प्रॉपर तरीके से चल रही है, प्रॉपर तरीके से चल रही है। ठीक है ना? तो यहां पर ये जो विच है ये क्या हो गया आपका, रिलेटिव प्रोनाउंस। क्लियर हो पाया? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो अलग अलग जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, अलग अलग सेंटेंस, उनको मर्ज करने का जो कार्य करता है ना, उसी को हम यहां पर रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट, और डेफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित, है ना, और इनडेफिनिट का मतलब क्या होगा, अनिश्चित, अनिश्चित। ठीक है ना, अनिश्चित। तो अनिश्चित की ओर संकेत करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उन शब्दों को ही हम यहां इनडेफिनिट प्रोनाउंस के नाम से जानेंगे। जस्ट लाइक वन, अब वन मैंने किसी पर्सनल के लिए तो यूज नहीं किया, वन या अदर, है ना, ये शब्द लिखे हुए हैं, वन, अदर, नन, सम, एनीबडी, एवरीबडी एंड नो वन। दीज आर द टाइप ऑफ वर्ड्स जो क्या रेफर करते हैं, इनडेफिनिट पर्सन को संकेत करते हैं। ठीक है ना? तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन यू नीड टू रेफर अ पर्सन और थिंग दैट डजंट नीड टू बी स्पेशली indefinite. Some comes indefinite pronouns are these words. क्लियर है? तो सिंपल सा कहने का अर्थ यहां पर यह है कि इनडेफिनिट, अगर डेफिनिट वर्ड्स की हम बात करें ना, तो इससे पहले जो हमने यूज किया है ना, रिलेटिव जो प्रोनाउंस थे या पर्सनल प्रोनाउंस थे, वो सब डेफिनिट प्रोनाउंस की संज्ञा में आते हैं, है ना, डेफिनिट प्रोनाउंस कहलाएंगे। लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउंस का मतलब ही ये हुआ कि जो कोई एक निश्चित व्यक्ति नहीं है, निश्चित व्यक्ति नहीं है, डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है, उनकी ओर हमें संकेत करना है, तो उसके लिए नाउन्स के हमें सब्स्टिट्यूट चाहिए, तो वो सब्स्टिट्यूट वर्ड यही है ना, वन, अदर, नन, सम, एनीबडी, एवरीबडी। ठीक है ना? चलिए इसके बाद में इसको देखिए, एवरीबडी वॉज लेड टू वर्क बिकॉज, अब देखिए एवरीबडी, एवरीबडी, यहां एवरीबडी वर्ड का यूज हुआ है, मतलब यहां पर किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं किया, ना ही किसी एक ग्रुप को टारगेट किया है। क्या कहा गया है, एवरीबडी वॉज लेड टू वर्क बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जाम के कारण प्रत्येक व्यक्ति जो है यहाँ पे अपने वर्क पर जाने से, काम पर ड्यूटी पर जाने के में लेट हो चुका है। इट मैटर्स मोर टू सम देन अदर्स, तो ये कुछ व्यक्तियों के लिए बहुत मायने रखता है, कुछ व्यक्तियों के लिए बहुत मायने रखता है। नोबडी नोज द ट्रबल आई हैव सीन, तो जो समस्याएं मैंने महसूस की है वो सबने नहीं की है, नोबडी। ठीक है ना, नोबडी। तो जहां पर ऐसे शब्दों का यूज होता है ना, उसी को हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहेंगे, मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति की ओर इशारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि सभी को टारगेट करके कहा जा रहा है, इनडेफिनिट इशारा है। ठीक है ना? तो व्हेन डेफिनिट प्रोनाउंस फंक्शन एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस और क्लाउज, दे यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर वर्ब्स। और जब इन इनडेफिनिट प्रोनाउंस का शब्दों का यूज जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट को, है ना, सब्जेक्ट को जानने के लिए किया जाता है, तब ये इसका यूज जो है एक सिंगुलर वर्ब के साथ किया जाता है। किसके साथ? सिंगुलर वर्ब के साथ किया जाता है, याद रखिएगा। एवरीबडी सिंगुलर है, नोबडी सिंगुलर है, याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउंस। इसमें कुछ भी नहीं करना है, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव दो शब्द यहां पर आ रहे हैं, दोनों ही अपने आप में सेम है, एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है। रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव, रिफ्लेक्सिव जो रिफ्लेक्ट करते हो, इंटेंसिव जो उसका ऑब्जेक्ट बताते हो, याद रखिएगा, है ना। देखिए दोनों ही एग्जैक्टली सेम है, दोनों ही एग्जैक्टली सेम है, बट दोनों का अर्थ जो है ना बहुत अलग निकलता है। जब ये फील्ड में आकर उतरते हैं ना, काम करने आते हैं ना, तो दोनों का जो अर्थ है, जो भूमिका है, वो एकदम अलग हो जाती है। किस किस की? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की और इंटेंसिव प्रोनाउन की। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। दिस अबाउट द सो प्रॉपर्टी ब्रदर्स, दो प्रॉपर्टी ब्रदर्स हैं, एक का नाम है जोनाथन और दूसरे का नाम है ड्रू स्कॉट। जोनाथन और ड्रू स्कॉट।
दोनों ही जुड़वा भाई है और प्रॉपर्टी में डील करते हैं। उनमें से जोनाथन जो है दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब ठेकेदार है, वहीं ड्यूटेक्स जो है ये रोल ऑफ रियल्टर है ना, तो ये रियल्टर का रोल प्ले करता है। अब समझिए दोनों जुड़वा है, दोनों एक ही प्रॉपर्टी के मालिक है, उसके बावजूद दोनों का कार्य जो है ना वो अलग अलग है। ठीक है, एग्जाम्पल में अब देखिए द प्रोनाउन एक हिमसेल्फ को हमने शब्द को उठाया है। हिमसेल्फ कैन बी आइदर रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव, दोनों में से कोई कहीं पर भी इसका यूज हो सकता है, बस डिपेंड करता है इसके यूज करने पर कि आप किस तरह इसका यूज करना चाहते हैं हिमसेल्फ को। चाहे तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह यूज करें, चाहे आप इंटेंसिव प्रोनाउन की तरह यूज करें, इट्स डिपेंड ऑन योर यूज, आपके यूज करने पर यह डिपेंड करता है। जब आप देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्ट बैक ऑन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, रिफ्लेक्सिव की तरह यूज करेंगे ना तो ये सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है ना उसको रिफ्लेक्स करेगा। समझिएगा यहां पर है ना, जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह हिमसेल्फ को यूज करेंगे तो क्या करेगा ये आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को रिफ्लेक्स करेगा, प्रतिबिंबित करेगा। वहीं जब इसका प्रयोग आप इंटेंसिव प्रोनाउन के रूप में करोगे तो ये आपका जो नाउन है ना, नाउन का जो इंटेंसिटी होती है, नाउन की जो इंटेंसिटी होती है, जो तीव्रता होती है नाउन की, उसको और ज्यादा बढ़ा देगा। समझे कि नहीं, है ना। रिफ्लेक्सिव में यूज करोगे तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट बताएगा, लेकिन जब इसको इंटेंसिव में यूज करोगे तो इंटेंसिव में यूज किसके लिए करोगे आप, नाउन की ओर संकेत करने के लिए करोगे ना। तो जब आप इंटेंसिव में यूज करोगे ना तो ये नाउन की जो तीव्रता होती है, जो उसकी जोर होता है, उसको बढ़ा देगा। क्लियर, तो ये सिंपल से होते हैं रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव। नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन मतलब कुछ भी नहीं, जो शब्द पजेशन को बताते हो, कब्जे को, ओनरशिप को बताते हो, उसी को हम पजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। जस्ट लाइक द पजेसिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस, ये एक ऐसे प्रोनाउन है दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट द ओनरशिप, जो कि आपकी ओनरशिप को इंडिकेट करते हैं, है ना, किसी भी व्यक्ति की ओनरशिप को इंडिकेट करते हैं। इंग्लिश पजेसिव प्रोनाउंस आर कौन कौन से हो जाएंगे, माइन, मेरा। अब ये क्या है दोस्तों, ये ओनरशिप को बता रहा, माइन, मेरा, अर्स, हमारा, योर्स, आपका, हिज, उसका, हर, उसका, देयर या दोज। ठीक है ना, ये एक पजेशन को बता रहे हैं, ये पजेशन बताने वाले शब्द हैं, और ये पजेशन बताने वाले शब्द पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस टाइप में। पजेसिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउन होते हैं दोस्तों, जो पजेशन को बताते हैं। माइन, तो इसमें क्या निकल रहा है, मेरा, तुम्हारा, हमारा, ये सब क्या है, इसका, उसका, है ना। तो ये पजेशन बताते हैं, ओनरशिप बताते हैं, और इन्हीं शब्दों को हम यहां पजेसिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। सिंपल लास्ट है टाइप में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब कुछ भी नहीं दोस्तों, जो क्वेश्चन वाचक होते, देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन क्वेश्चंस, इनको हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं, और जिन प्रोनाउंस को हम क्वेश्चन में यूज करते हैं उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर कौन कौन, हु, क्या है, यूज करते हो ना, हु इज देयर, वहां कौन है, व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए, तो क्या है ये है आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। क्लियर है, विच एंड हुज। तो प्रत्येक में मैंने अलग अलग कैटेगरी बता करके आपको प्रोनाउंस से परिचय करवाया है, कौन सा प्रोनाउन किस किस प्रकार का होगा। ठीक है ना। कुछ सेंटेंस देखिए, जैसे यहां से समझ सकते हैं आप, हु वांट अ बैग ऑफ जेली बीन्स। तो ये हु यहां पर जो यूज हुआ है कि किसको, हु मतलब किसको या किसे जेली बीन्स का बैग चाहिए, तो हु यहां पर हो जाएगा इंट्रोगेटिव, क्योंकि सवाल कर रहा, क्वेश्चन कर रहा है ना, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा। वहीं व्हाट इज योर नेम, तो यहां पर व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्रश्नवाचक है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा। वहीं यहां पर विच मूवी डू यू वांट टू वॉच, तो ये विच जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा। वहीं हुज
जैकेट इज दिस, ये किसकी जैकेट है, तो हुज बी। क्लियर है। इस प्रकार से ये छोटा सा पार्ट था हमारा प्रोनाउंस वाला, जिसमें उम्मीद करता हूं कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि आप लोग नाउन और प्रोनाउन वाले दोनों लेक्चर्स को एक साथ देके, एक साथ, दैट मीन्स कि पहले आप नाउन्स को देखिए, उसके कंप्लीट होते ही तुरंत बाद में आपको प्रोनाउन वाला लेक्चर स्टार्ट कर लेना चाहिए। दोनों को एक साथ अगर आप समझेंगे, कहीं से कहीं तक कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी, आसानी से आपको समझ आएगा। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर में थोड़े बहुत भी अगर वीक है, पहले से कोई समस्या है, तो दोस्तों थोड़ा सा आराम से समझ आएगा, लेकिन डोंट वरी, निश्चित रहिएगा, मैं इससे ज्यादा इजी मैं क्या बताऊं आपको, जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, वो दोस्तों ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी, कि आप लोग जो पढ़े है ना, समझ आया और कुछ ही चंद लम्हों में, कुछ चंद दिनों में भूल भी गए। ये जो पढ़ा रहा हूं मैं दोस्तों, ये एक थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में पढ़ा रहा हूं, इसे आप कभी नहीं भूलेंगे। जितना मैंने आपको बताया है, ये ऑलवेज आपके मस्तिष्क में सेव रहेगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है। शॉर्ट वे में मैं आगे नहीं बढ़ता, वो रीजन उसका यही है, क्योंकि आज पढ़ाऊंगा, 15 दिन बाद आपके मस्तिष्क से सब साफ होता चला जाएगा। उस तरह की स्टडी ना मैं करवाता हूं और ना ही आपको करने की सलाह देता हूं। पढ़िए वो जो हमेशा आपके मस्तिष्क के ज्ञान में इंप्रूवमेंट लाए, वृद्धि करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन आपका होगा एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव पर नेक्स्ट सेशन लेंगे दोस्तों, इसी प्रकार से छोटी छोटी क्लासेस के रूप में जो है इन सभी सेशनों को हम कंप्लीट करेंगे। अब ज्यादा सेशन नहीं बचे हैं, इसमें बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं हम इंग्लिश ग्रामर की ओर भी, ठीक है ना। और इसके तुरंत बाद में आज मैं अनाउंस कर रहा हूं, बहुत जल्दी आपके मानव भूगोल बीए फर्स्ट ईयर में जियोग्राफी में ह्यूमन जियोग्राफी अर्थात मानव भूगोल की क्लासेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने जा रही है। संभवतः हो सकता है कि कल आपका इस मानव भूगोल का सिलेबस एनालाइज करवा दिया जाए, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।